रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और छोटी सी किताब पर बात करने वाले हैं। नाम है हाउ टू मीट योर डेडलाइंस। ये मैक्सिम डिसूजा के लीन प्रोडक्टिविटी बुक सीरीज का हिस्सा है और इसकी जो पहली बात ध्यान खींचती है वो है इसका साइज। हाँ, मुश्किल से 20-25 पन्नों की है। बिल्कुल। लेखक का मानना है कि ज्यादातर सेल्फ हेल्प सलाह मतलब काम की तो होती है पर इतनी लंबी होती है कि उसे पढ़ने का ही वक्त नहीं मिलता। और यही इस किताब की यूएसपी है, कह सकते हैं। अच्छा। लेखक मैक्सिम डिसूजा कोई सर्टिफाइड गुरु या कोच नहीं है। वो खुद को एक ऐसा इंसान बताते हैं जिसने पिछले 15 सालों में काम करते करते मतलब गलतियां कर कर के सीखा है। तो ये किताब थ्योरी और फिलॉसफी से भरी नहीं है। ये सीधे उन तरीकों पर आती है जो असल में काम करते हैं। एक तरह से ये उन लोगों के लिए एक शॉर्टकट है। तो अगर हम ये देखें कि यह किताब असल में किसके लिए है, मतलब कौन है वो लोग जिन्हें इसे जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, पहली नजर में तो लगता है कि ये छात्रों के लिए है या नौकरी पेशा लोगों, उद्यमियों के लिए है, लेकिन मुझे लगता है इसका दायरा और भी बड़ा है। हाँ, ये असल में हम में से उस इंसान के लिए है जो काम को आखिरी मिनट तक टालता है। बिल्कुल। वो इंसान जो डेडलाइन से एक रात पहले जागकर घबराहट में काम पूरा करता है और कसम खाता है कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, पर फिर वही करता है। हाँ, फिर वही करता है। या फिर उस इंसान के लिए जो बड़े सपने देखता है, जैसे अपनी नौकरी बदलना, कोई किताब लिखना, लेकिन वो सपना हमेशा किसी दिन की लिस्ट में ही पड़ा रहता है। और एक और तरह के लोग हैं जिनके लिए ये बहुत काम की हो सकती है, वो जिन्हें हम गो गेटर्स कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? जो इतने जोश में होते हैं कि अपने लिए 10 अलग अलग लक्ष्य और बहुत ही मुश्किल डेडलाइन तय कर लेते हैं। फिर जब वो पूरी नहीं होती तो खुद को कोसते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उन सभी के लिए एक आईना है। संक्षेप में कहें तो अगर कोई अपनी प्रोडक्टिविटी सुधारना चाहता है लेकिन लंबी चौड़ी किताबों में उलझे बिना, तो ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। लेखक समस्या को सुलझाने से पहले उसे समझने पर जोर देते हैं और यहीं पर किताब की शुरुआत एक बहुत मजेदार बात से होती है। हाँ, वो कहते हैं कि सारी डेडलाइन एक जैसी नहीं होती। उन्हें 2 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों तरह की डेडलाइन से निपटने का हमारा तरीका, हमारी मानसिकता बिल्कुल अलग होती है। तो पहली श्रेणी कौन सी है? पहली श्रेणी है वे डेडलाइन जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे आपके बॉस ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया और कहा कि ये शुक्रवार तक चाहिए। हाँ, या फिर कोई क्लाइंट है जिसे एक तय तारीख पर काम पूरा चाहिए। यहाँ डेडलाइन कोई और तय कर रहा है और उसे पूरा न करने के परिणाम भी साफ हैं। और इन डेडलाइंस के साथ हमारा एक बहुत ही जाना पहचाना पैटर्न होता है ना? बिल्कुल। मान लीजिए आपको कोई काम करने के लिए 6 महीने मिले हैं। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? पहले कुछ महीने आराम, ये सोचकर के अभी तो बहुत वक्त है, सही बात है। हम सोशल मीडिया देखेंगे, दूसरे छोटे मोटे कामों में उलझे रहेंगे और फिर जैसे जैसे डेडलाइन पास आएगी, घबराहट बढ़ेगी और आखिरी के कुछ हफ्तों में हम दिन रात एक करके उसे पूरा करेंगे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात लेखक बताते हैं। वो कहते हैं कि बर्बाद किया गया समय कुल उपलब्ध समय के अनुपात में होता है। मतलब अगर 6 महीने हैं तो हम कुछ महीने बर्बाद करते हैं और अगर सिर्फ 6 घंटे हैं तो हम कुछ घंटे बर्बाद करते हैं। बिल्कुल। ये आराम करो फिर घबराओ वाला चक्र हम सबने अनुभव किया है। लेकिन अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, और लेखक के मुताबिक ये वो जगह है जहां असल में ज्यादातर सपने टूटते हैं। और वो है वे डेडलाइंस जो आप खुद के लिए तय करते हैं। एग्जैक्टली। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, सिर्फ हम हैं और हमारे लक्ष्य। हाँ, और लेखक कहते हैं कि इसमें भी 2 तरह के डेडलाइन होते हैं। पहला प्रकार है अवास्तविक डेडलाइन, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। हाँ, ये वो लक्ष्य हैं जो लगभग नामुमकिन होते हैं। जैसे कोई कहे कि मैं 1 महीने में 20 किलो वजन कम करूंगा। हम जोश जोश में सेट तो कर लेते हैं पर मन की किसी कोने में हमें पता होता है कि ये पूरा नहीं होगा। और फिर जब हम असफल होते हैं तो हम खुद को ही दोष देते हैं, सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, जबकि असल समस्या उस लक्ष्य में थी। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक दूसरा प्रकार है जिसे लेखक सुस्त डेडलाइन या लेथार्जिक डेडलाइंस कहते हैं। अच्छा, ये सबसे आम जाल है और ये उन लक्ष्यों के लिए होता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे एक बुरी जॉब छोड़ना या अपना कोई पैशन प्रोजेक्ट शुरू करना। यहाँ पैटर्न थोड़ा अलग होता है ना? हाँ, यहाँ भी हम शुरुआत में आराम करते हैं, लेकिन जब समय कम बचता है तो घबराने के बजाय हम बस डेडलाइन को और आगे बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हमें किसी को जवाब नहीं देना होता। किताब में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
मान लीजिए आप तय करते हैं कि 3 महीने में एक नई नौकरी ढूंढेंगे। ठीक है। पहला महीना ये सोचकर निकल जाता है कि अभी तो बहुत समय है। हाँ। दूसरे महीने में आप शायद थोड़ा बहुत अपना रिज्यूमे अपडेट करते हैं। और तीसरे महीने की शुरुआत में एहसास होता है कि सिर्फ 30 दिनों में एक अच्छी नौकरी खोजना तो बहुत मुश्किल है, तो आप खुद को और 3 महीने दे देते हैं। और ये चक्र चलता रहता है। लक्ष्य हमेशा भविष्य में ही रहता है। इसी बात पर लेखक की एक पंक्ति है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। आत्म लगाए गए डेडलाइन को स्थगित करने से असफलता से ज्यादा सपने मरे हैं। वाह, postponing self-imposed deadlines has killed more dreams than failure. हम अक्सर असफलता से डरते हैं, लेकिन असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी टाल मटोल की आदत है। तो अब जब हमने समस्या को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। और यहीं पर किताब 5 बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके बताती है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला तरीका है, पहला कदम जल्दी उठाए। डू द फर्स्ट स्टेप अर्ली। सुनने में बहुत आसान लगता है ये, पर शायद सबसे मुश्किल यही है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी मानसिक बाधा उसे शुरू करने की होती है। हमारा दिमाग बहाने बनाता है, आज मूड नहीं है, कल से पूरी एनर्जी के साथ करूंगा। हाँ, इसका समाधान है, पहला काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे तुरंत करें। मतलब अगर आपको एक किताब लिखनी है तो बस एक पैराग्राफ लिख लें। हाँ, या अगर एक नया बिजनेस शुरू करना है तो बस कंपनी के नाम के लिए कुछ आइडियाज लिख लें, चाहे 5 मिनट का ही काम क्यों ना हो, क्योंकि ये एक मोमेंटम बनाता है। अच्छा, ये उस काम को आपके दिमाग में शू हो चुका के तौर पे रजिस्टर कर देता है। जब आप कोई काम शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग आपको उसे पूरा करने के लिए उकसाता लेता है। ठीक, तो दूसरा तरीका है, मील के पत्थर तय करें, सेट माइलस्टोन्स। हाँ, इसे लेखक एक लंबी सड़क यात्रा के उदाहरण से समझाते हैं। अगर आपको 1000 किलोमीटर ड्राइव करना है और रास्ते में कोई भी साइन बोर्ड ना हो तो यात्रा बहुत उबाऊ लगेगी। हताश करने वाली भी। लेकिन मील के पत्थर हमें बताते रहते हैं कि हम कितना आगे आ गए हैं और मंजिल कितनी दूर है। इसी तरह एक बड़े लक्ष्य को अगर छोटे छोटे मील के पत्थरों में नहीं तोड़ा गया तो वो बहुत बड़ा और डरावना लगता है। तो बिजनेस लॉन्च करना की जगह मील के पत्थर हो सकते हैं, पहले महीने में बिजनेस प्लान बनाना, दूसरे में फंडिंग के लिए रिसर्च करना वगैरह। बिल्कुल, और हर मील का पत्थर पूरा होने पर हमें एक छोटी जीत का एहसास होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा सुझाव है, रिमाइंडर का उपयोग करें। यूज रिमाइंडर्स। ये भी सुनने में बहुत सामान्य लगता है। हाँ, लेकिन लेखक यहाँ एक आम झूठ की ओर इशारा करते हैं जो हम सब खुद से बोलते हैं। मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये याद रहेगा। और सच तो ये है कि हम भूल जाएंगे। हम बिल्कुल भूल जाएंगे। हमारा दिमाग हर चीज को याद रखने के लिए नहीं बना है, इसलिए रिमाइंडर जरूरी है। लेकिन यहाँ लेखक एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं। वो क्या? वो कहते हैं कि कोई नया फैंसी प्रोडक्टिविटी ऐप डाउनलोड करने के बजाय उस टूल का इस्तेमाल करें जिसे आप पहले से इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका फोन कैलेंडर। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। क्योंकि अगर आप किसी ऐप की आदी नहीं है तो उसे इस्तेमाल करने की आदत डालना अपने आप में एक और काम बन जाता है। सही बात है। और इसी से जुड़ा है चौथा तरीका, कैलेंडर व्यू का उपयोग करें। यूज अ कैलेंडर व्यू। ये सिर्फ एक काम को याद रखने के बारे में नहीं है, बल्कि सभी लक्ष्यों की एक बड़ी तस्वीर देखने के बारे में है। बिल्कुल, हमारे जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में लक्ष्य होते हैं, करियर, स्वास्थ्य, वित्त। अगर आप इन सबको एक लंबी टू डू लिस्ट में देखेंगे तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो कैलेंडर में आप अपने सभी बड़े मील के पत्थर और डेडलाइन को एक साथ देख सकते हैं और आपको एक नजरिया मिलता है। आपको पता चलता है कि अगले महीने किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, या कहीं 2 बड़ी डेडलाइन एक साथ तो नहीं आ रही। किताब में एक बहुत अच्छी पंक्ति है, एक डेडलाइन चूकने से भी बदतर एकमात्र चीज यह भूल जाना है कि आपकी कोई डेडलाइन थी। बहुत सही। और अब आते हैं 5वें और आखिरी तरीके पर, विजन बोर्ड। अच्छा, ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैं थोड़ा संशय में थी। ये थोड़ा क्लीशे नहीं लगता? आपका संशय जायज है और लेखक भी ये मानते हैं कि कई लोग इसे खारिज कर देते हैं, लेकिन वो इसे आजमाने की सलाह देते हैं, पर 2 बहुत जरूरी शर्तों के साथ। और वो 2 शर्तें क्या हैं? पहली, विजन बोर्ड पर सिर्फ अंतिम परिणाम नहीं बल्कि आपकी प्रगति भी दिखनी चाहिए। जैसे अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपए बचाना है तो हर बार जब आप 1 लाख बचाएं तो उसे वहां मार्क करें। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, उसे ऐसी जगह पर रखा जाना चाहिए जहां वो आपको बार बार दिखाई दे। दीवार पर, डेस्क पर या कंप्यूटर के वॉलपेपर के रूप में। हाँ, उसे किसी डायरी में बनाकर दराज में रख देने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जादू नहीं है,
ये असल में एक बहुत ही शक्तिशाली विजुअल रिमाइंडर सिस्टम है। बिल्कुल। तो ये 5 तरीके हैं। पहला कदम जल्दी उठाना, मील के पत्थर तय करना, रिमाइंडर का उपयोग करना, कैलेंडर व्यू रखना और एक प्रभावी विजन बोर्ड बनाना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 5 अलग-अलग टिप्स नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, और मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। डेडलाइन को पूरा करना किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ये एक आदत बनाने, एक सिस्टम बनाने की बात है। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि नियंत्रण हमारे हाथ में है, खासकर उन लक्ष्यों के लिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल, इन तरीकों से हम उस टाल-मटोल के चक्र को तोड़ सकते हैं और असल में उन चीजों पर काम करने शुरू कर सकते हैं जो हमें खुशी देती हैं। और मैं इस चर्चा को लेखक के अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी, जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। वो लिखते हैं, आखिरकार कोई भी लक्ष्य एक डेडलाइन वाला सपना है। क्या आप अपना लक्ष्य हासिल करेंगे? After all, any goal is a dream with a deadline. Will you achieve yours? ये एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।